Hi guys, I hope you all are doing well. This is Surbhi Bhatia and I welcome you again to the YT channel of Legal Edge. और आज का सेशन है हमारे मंथ का सबसे अवेटेड सेशन दैट इज हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं जनवरी के इम्पोर्टेंट लीगल अफेयर्स के बारे में। हर बार मॉक को सॉल्व करते हुए एंड इनफैक्ट कभी भी हमें सीएलके की सबसे ज्यादा टेंशन होती है। सीएलके दैट इज करंट लीगल नॉलेज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी के वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहां पर कोई लीगल एस्पेक्ट्स कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल थे, क्या कोई कोर्ट ने इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया, उस डिसीजन के साथ कौन से ऐसे लॉज हैं जो जुड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे। अब ये समझना क्यों जरूरी है, क्यों मैं पैसेज में ही नहीं कर सकती, क्योंकि जब मॉक में मैं पैसेज को सॉल्व कर रही होती हूँ तो दिक्कत आती है, राइट। हमारी स्पीड बहुत स्लो होती है, हम परेशान होते हैं कि यार इसके बारे में तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा हिंट पहले से है ना इन सारी चीजों के बारे में, तो वहां पर मैं थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो सकती हूँ। तो इस वजह से जो हमारा सीएल के है बिकम्स इम्पोर्टेंट। एंड लेट्स स्टार्ट विद जनवरी सीएल के विदाउट एनी फर्दर अडू। अब जनवरी से ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जनवरी से ही हमारा क्लैट 2026 के लिए जो सीएल के है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट और ज्यादा हो जाएगा। तो कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इस बार। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, हम सब ने न्यूज में सैफ अली खान के बारे में ये तो सुना कि उन पे अटैक हुआ था, बट एट द सेम टाइम यहाँ पर उनकी जो प्रॉपर्टी है भोपाल में, जो पुश्तैनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उस पे भी एक कंट्रोवर्सी चल रही है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट को लेके। तो क्या कंट्रोवर्सी है, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। पेटर्निटी का प्रिजम्पशन, सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया कि अगर कोई एक वाइफ अडल्ट्री में भी है, मतलब उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, तो भी एंड अ चाइल्ड इज बोर्न आउट ऑफ दैट, तो भी फादर किसको माना जाएगा, हस्बैंड को ही माना जाएगा। तो कौन से लीगल एस्पेक्ट्स इस डिसीजन के साथ जुड़े हैं इसे डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। देन वक्फ बिल के जो अमेंडमेंट्स अप्रूव किए हैं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, व्हाट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, क्या अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया है, वक्फ बिल क्या है, ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यूसीसी को फाइनली लागू कर दिया गया है उत्तराखंड में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो यूसीसी क्या है, क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। देन बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया कि लाउड स्पीकर्स किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का असेंशियल एस्पेक्ट नहीं है, तो हम उसको रोक सकते हैं। तो यहाँ पर असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या होता है, और क्या बॉम्बे हाई कोर्ट पहला ऐसा कोर्ट है जिसने ऐसा डिसीजन दिया, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। एंड अल्टीमेटली आरजी कार मेडिकल रेप केस में 168 डेज ऑफ ऑफेंस के बाद एक डिसीजन आया जहां पर कॉन्विक्ट को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी गई, डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया। तो क्यों यहां डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया, कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डेथ सेंटेंस को डिसाइड करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन देते हुए ये बोला कि किसी भी रिलीजन की एक असेंशियल प्रैक्टिस नहीं होती है लाउड स्पीकर्स। हम अक्सर देखते हैं कोई भी सत्संग है, कीर्तन है, मॉस्क में जब अजान हो रही है तो उस वक्त लाउड स्पीकर्स बज रहे होते हैं, राइट। तो वो जो नॉइस है वो कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उसको परेशान करती है, जिसके लिए एक पिटिशन पहुंची कोर्ट में। ठीक है, तो यहां पर मुद्दा ये था कि क्या लाउड स्पीकर्स किसी भी रिलीजन के लिए जरूरी है या नहीं है। अब क्यों हमने ये कंसिडर करना है कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं, तो उससे पहले स्टेप बाय स्टेप चल के हम ये समझते हैं कि असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होता क्या है। तो इफ यू सी असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस कहीं भी हमें गिवन नहीं है, वो एक डॉक्ट्राइन है। डॉक्ट्राइन क्या होता है, कोई भी एक लीगल प्रिंसिपल जो कोर्ट्स इवॉल्व करते हैं, मतलब वक्त के साथ जब कोई भी एक नया प्रिंसिपल कोर्ट्स इजाद करते हैं, कोर्ट्स लेकर आते हैं, उसे बोला जाता है डॉक्ट्राइन। तो यहां पर इस डॉक्ट्राइन को कोर्ट्स ने इवॉल्व किया। ठीक है, 1954 के एक केस में 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इसे इवॉल्व किया था, और इसका कहना क्या है कि सिर्फ उन्हीं रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम फंडामेंटल कंसिडर करेंगे जो किसी भी एक रिलीजन के लिए बहुत जरूरी है, असेंशियल। नाम से ही समझ आ रहा है ना, कोई एक ऐसी चीज जो अगर मैंने रिलीजन से हटा दी तो वो कहीं ना कहीं रिलीजन का जो रेलेवेंस है, जो उसका अस्तित्व है, वो
कम कर सकता है, वो होती है असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, और आर्टिकल 25 जो फंडामेंटल राइट हमें ये प्रोवाइड करता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन के पास फ्रीडम है कि वो रिलीजन को प्रैक्टिस कर सके, प्रीच कर सके, प्रोफेस कर सके। तो इन दोनों आर्टिकल्स के अंडर हमें एक फंडामेंटल राइट टू रिलीजन कहीं ना कहीं प्रॉमिस्ड है, और किस तरीके से मैं अपना रिलीजन मानती हूं उसकी भी आजादी है। अब यहाँ पे मेरे को आर्टिकल 25 ने ये आजादी तो दे दी कि आप जिस तरीके से चाहो अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, पर किसी एक इंसान की रिलीजियस प्रैक्टिस शायद किसी दूसरे इंसान की रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करे। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स को थोड़ा सॉल्व करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स ने यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की एक डॉक्ट्राइन निकाली, जिससे उन्होंने ये बोला, वो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते थे कि एक पर्सन का फ्रीडम ऑफ रिलीजन और स्टेट की एबिलिटी कि वो इन प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर पाए। जैसे आप सबने एक प्रैक्टिस सुनी होगी ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक क्या था? किसी भी एक मुस्लिम मैन को अगर अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेना होता था तो उसके लिए एक प्रैक्टिस होती थी कि वो 3 बार अगर तलाक शब्द को प्रोनाउंस करेंगे एक साथ तो वहीं पर ही ऑन द स्पॉट डाइवोर्स हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए एक चैलेंज पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में कि ये तो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यही चीज मानी थी कि हाँ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि जो ये ट्रिपल तलाक की प्रैक्टिस है ये मुस्लिम रिलीजन के लिए जरूरी नहीं है, इट इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो केस आफ्टर केस सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मैटर्स में ये चीज मानी है कि क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है और क्या एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं हो सकता है। और इस वाले केस में जिसकी हम आज बात कर रहे हैं उसमें मुद्दा था कि जो लाउड स्पीकर्स है क्या वो किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का एसेंशियल हिस्सा है? क्या अगर मैं किसी भी एक धर्म से, रिलीजन से लाउड स्पीकर्स का एस्पेक्ट हटा दूं तो क्या वो उस रिलीजन का रेलेवेंस कम होगा? अब ये सारा मुद्दा हमको देखना था। एक तरफ तो हो गया फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, रिलीजन सॉरी, दूसरी तरफ है हमारे पास नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स ऑफ 2000। तो हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, नॉइज पोल्यूशन रूल्स है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट है। उस सब के अंडर हमें यह बताया गया कि किस एरिया में किस वक्त पे कितने डेसिबल्स, डेसिबल्स क्या होता है, कितना हमारा साउंड हो सकता है, ठीक है, दैट यूनिट ऑफ साउंड। तो यहाँ पर कितना डेसिबल्स अलाउड है ये सब हमें यहाँ पर गिवन है। और हमें यहाँ पर डिफरेंट जोन्स भी डिस्क्राइब्ड है, जैसे साइलेंट जोन्स कौन से होंगे, ऐसे जोन्स जहां पे 100 मीटर में अराउंड कोई हॉस्पिटल है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोर्ट है, रिलीजियस प्लेस है, वो आएंगे साइलेंट जोन्स में। देन साउंड लेवल्स किस हिसाब से हैं, ठीक है। दिन के टाइम पे एक रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल्स हो सकते हैं, रात के वक्त में 45 डेसिबल्स हो सकते हैं। अब दिन का वक्त, रात का वक्त, ये सब यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया कि सुबह 6 से शाम के 10, रात के 10 बजे तक है दिन का टाइम, और फिर 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक है रात का टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट जोन्स के अकॉर्डिंग ये प्रिस्क्राइब किया गया कि कितना नॉइज एक्चुअली अलाउ किया जा सकता है, बिकॉज डे टू डे एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पर यहाँ पर एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है कि किसी की एक्टिविटी से किसी एक इंसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से इन रूल्स के थ्रू हमने ये सारा प्रिस्क्राइब किया गया कि किस जोन में किस एरिया में कितना अमाउंट ऑफ साउंड नॉइज अलाउ किया जाएगा, राइट। तो यहां पर मुद्दा ये आया कि जो हमारा करंट केस है उस करंट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जो मामला आया था वो इसलिए आया था क्योंकि जो उनके घर के पास, जो उनके एरिया के पास मॉस्क थे, वहां पर ऑलमोस्ट 75 डेसिबल्स का नॉइस होता था। तो 75 डेसिबल्स डे टाइम हो या नाइट टाइम, दोनों ही यहाँ पर इफ यू सी द चार्ट, तो 75 डेसिबल्स ओवर द लिमिट है। और उसके लिए उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की, पर कंप्लेंट की कोई भी जवाबदेही नहीं हो रही थी। उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट की और अथॉरिटीज को कंप्लेंट की, कोई भी जवाबदेही नहीं हो रही थी। जिसके बाद वो अल्टीमेटली पहुंचे हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि इंडिया में लोगों में काफी टॉलरेंस है इन सब चीजों के लिए। तो अगर
ये सिचुएशन उन्हें काफी ज्यादा परेशान कर रही है, तभी वो कोर्ट में आए हैं, अदरवाइज वो कोर्ट में आते भी नहीं। तो इसलिए इस चीज को स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अथॉरिटीज का यहाँ पे स्टेप लेना गलत था, ना स्टेप लेना गलत था। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट जो हमारा करंट केस है वो ये वाला है, जागो नेहरू नगर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2025 का केस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस वाले केस में ये बोला कि लाउड स्पीकर्स किसी भी रिलीजन का असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। अगर वो असेंशियल प्रैक्टिस होते तो मैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के तहत प्रोटेक्ट कर सकती थी, अलाउ कर सकती थी। पर क्योंकि यहाँ पर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि अथॉरिटीज यहाँ पर एक्शन ले सकती हैं अगर कोई भी इस तरीके से बाकी रूल्स रेगुलेशंस को वॉयलेट कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब लाउड स्पीकर्स को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं माना है। पहले भी 2016 में महेश विजय बेडकर के केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह माना था। चर्च ऑफ गॉड वर्सेस मैजेस्टिक कॉलोनी 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सेम बात मानी थी। अब हमारे लिए केस लॉज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सारे केस लॉज नहीं याद रखने हैं, बट फिर भी अगर हमें एक आइडिया है, अगर हमें पैसेज में बाय चांस कोई एक नाम मिल जाता है इस केस का कि हाँ यार वो तो मैंने सीएलके में देखा था, हम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपको नाम याद रखना उतना जरूरी नहीं है, बट पता होना डेफिनेटली सही रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद कोर्ट ने क्या बोला, एक तो इंपॉर्टेंट कि लाउड स्पीकर एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। फिर बोला कि हाँ, नॉइस किसी भी पर्सन के लिए हेल्थ हजार्ड है, मतलब उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल सकता है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि एक्शन लिया जाए। स्टेट मतलब सरकार को यहाँ पर नॉइज पोल्यूशन को जो रोक लगाने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर स्टेप्स लेने चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे और प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उन पे किस तरीके से रोक लगाई जाए उसके लिए प्रॉपर रूल्स बनाए जाने चाहिए। देन जो पुलिस है उसे डेसिबल लेवल्स को मेजर करना चाहिए मोबाइल एप्लीकेशंस और इन सब चीजों के थ्रू। और अगर कोई भी यहाँ पर वॉयलेशन है तो वहां पर उनके इक्विपमेंट्स को आप सीज कर लीजिए, मतलब जब्त कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद जो पनिशमेंट का तरीका है, अब सिर्फ रूल्स बनाने से तो कुछ नहीं होगा, पनिशमेंट का तरीका भी है। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट स्टेप्स पे बात की, मतलब एक 4 लेवल ऑफ पनिशमेंट्स इन्होंने प्रिस्क्राइब किया कि अगर किसी ने पहली बार ही ऑफेंस किया है तो आप फाइन ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बार पहले आपसे वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद आप फाइन लगा सकते हैं, इक्विपमेंट को सीज कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, और फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो उनका लाइसेंस ही कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पहली बार ही जाके आपने बहुत ही अच्छा खासा फाइन लगा दिया। यू कैन स्टार्ट विद द वार्निंग, पर अगर बार बार वो इंसान नहीं सुन रहा है, यू कैन टेक डेफिनेटली सीरियस स्टेप्स। देन अल्टीमेटली एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पुलिस को या अथॉरिटीज को जो कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं करनी चाहिए, वो अनोनिमस रहनी चाहिए, ताकि किसी के अगेंस्ट अगर एक्शन लिया जा रहा है कंप्लेंट की वजह से तो वो कभी बदला ना लेने आ जाए। ठीक है, यहाँ पर इनकी जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, उसको भी कोर्ट ने बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। तो अल्टीमेटली हमारे यहाँ पर पॉइंट ये है कि लाउड स्पीकर्स किसी भी रिलीजन के लिए असेंशियल प्रैक्टिस नहीं है। असेंशियल प्रैक्टिस एज इन अगेन कि हमारे रिलीजन से अगर मैं वो एस्पेक्ट हटा भी दूं, वो चीज मेरे रिलीजन के रेलेवेंस को खराब नहीं करेगी। मूविंग ऑन, आरजीकार मेडिकल रेप केस। तो यहां पर एक डिसीजन दिया गया आरजीकार मेडिकल रेप केस में। फाइनली डिसीजन आया इन जनवरी कि संजय रॉय जो मेन अक्यूज था उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की सजा दी गई, रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट। पर यहां पर मुद्दा यह था कि डेथ पेनल्टी क्यों प्रोवाइड नहीं की गई, जिसके लिए फिर से काफी सारे प्रोटेस्ट हुए, काफी ज्यादा यहाँ पर डिबेट हुआ। ममता बनर्जी, द फैमिली ऑफ द विक्टिम, सबने यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए कि इतना हीनियस क्राइम हुआ और फिर भी डेथ सेंटेंस क्यों नहीं दिया गया। तो पहले तो ये समझते हैं कि एग्जैक्टली ये केस क्या है। दिस केस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस संजय रॉय, 2025 का केस है यहाँ पर। ठीक है, अगस्त 2024 में 9 अगस्त 2024 को 31 ईयर ओल्ड मेडिकल स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट, शी वाज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, ठीक है, इन आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, एंड उसका रेप किया गया एंड शी वाज फाउंड मर्डर्ड इन द रूम। ठीक है, अब इसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज ये आने लगी क्योंकि एक तो एक स्टूडेंट के साथ ऐसा होना, एंड इनिशियली इसे एक सुसाइड केस की तरह दिखाया जा रहा था जो अपने आप में ही काफी ज्यादा
क्वेश्चनेबल था कि क्यों इसे सुसाइड केस की तरह दिखाया गया। अब उसके बाद इशू ये भी आया कि यहाँ पर दिस गर्ल वाज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर्स की सेफ्टी पर बात आई कि यहाँ पर डॉक्टर्स भी सेफ नहीं है जो एक्चुअली लोगों की लाइफ सेव करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली संजय रॉय को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, सीसीटीवी फुटेज में उन्हें देखा गया। ठीक है, बट बाद में हाई कोर्ट ने मामला सौंप दिया सीबीआई को, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर काफी सारी गलतियां की। जैसे मैंने आपको बताया कि सुसाइड केस की तरह पोर्ट्रे कर दिया। यहाँ पर जो एफआईआर थी, सुबह 8 या 9 बजे पता चला दैट द गर्ल वाज डेड, और एफआईआर हुई शाम को, रात को 11 बजे। तो यहाँ पर इतना जो डिले हुआ, जो इतने सारे उनकी इनएडिक्वेसीज थी, जिसके बेसिस पर जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उन्होंने मामला ट्रांसफर कर दिया था सीबीआई को अगस्त में ही। पर यहाँ पर फिर भी अगर आपको न्यूज याद है कितने प्रोटेस्ट हुए थे, एंड इनफैक्ट स्टैम्पेड लाइक सिचुएशन हो गई थी। हॉस्पिटल पे भी एक मॉब अटैक हुआ था, लोगों ने अटैक कर दिया था, काफी सारे एविडेंसेस यहाँ पर मिटा दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुओ मोटो ज्यूरिसडिक्शन लिया था। सुओ मोटो मतलब अपने आप, वो केस सुप्रीम कोर्ट में किसी ने फाइल नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उस केस को डील किया था, ये कहते हुए कि यार हाँ, डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए इट वाज अ वेरी बिग इशू। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने काफी फटकार लगाई सरकार को, पुलिस ऑफिशियल्स को, जिस तरीके से ये केस हैंडल किया गया था इन सारे एस्पेक्ट्स में। अल्टीमेटली नवंबर में इन कैमरा ट्रायल स्टार्ट हुआ था इस केस का कोलकाता के एक सेशंस कोर्ट में। ठीक है, एंड फाइनली आफ्टर 169 डेज ऑफ द ऑफेंस, जो संजय रॉय है, जो मेन पर्सन है इस केस के, उन्हें रिगरस लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई। कौन कौन से सेक्शंस में? सेक्शन 64 जो रेप के लिए है, ठीक है, सेक्शन 66 एंड सेक्शन 1031 जो पनिशमेंट प्रोवाइड करता है डेथ और मर्डर की। और ये सारे जो मेरे सेक्शंस हैं ये आईपीसी के नहीं है, ये बीएनएस के हैं। क्यों? क्योंकि मेरा बीएनएस लागू हो गया था 1 जुलाई 2004 से, और ये ऑफेंस हुआ अगस्त 2024 में। इस वजह से जो ये यहाँ पर लॉ अप्लाई होगा वो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस अप्लाई होगा। तो इन 3 सेक्शंस के तहत रिगरस लाइफ इंप्रिजनमेंट, रिगरस होता है जहां पर आप नॉर्मल नहीं, जहां पर आपको काम भी करना पड़ रहा है, जो कड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जेल में। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये सजा हुई तो फैमिली काफी ज्यादा नाराज हुई कि सीबीआई ने शायद एविडेंसेस को प्रॉपरली यहाँ पर प्रूव नहीं किया, क्यों यहाँ पर डेथ सेंटेंस नहीं दिया गया। तो पहले तो ये समझते हैं क्या इंडिया में डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, क्या देना इतना आसान होता है, या दिया ही नहीं जा सकता। तो काफी सारे केसेस हुए, पर इसमें से 2 केसेस काफी इंपॉर्टेंट है। एंड बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस अगर हमें याद भी है तो इट इज इम्पोर्टेंट कि कौन से केस में ये बात हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है या नहीं है। तो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ना कोर्ट में जब मामला पहुंचा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, आर्टिकल 21 आप सबको पता होगा, आर्टिकल 21 बात करते हैं राइट टू लाइफ की। तो अगर जीने का हक है तो हम कैसे किसी को डेथ पेनल्टी दे सकते हैं? तो ये बोला गया कि डेथ सेंटेंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। पर उन्होंने साथ में ना ये बात भी बोली कि ना इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना चाहिए। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि भाई किसी ने मर्डर किया है या किसी ने भी कोई भी ऐसा ऑफेंस किया जिसके लिए डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है, आप उसे डेथ सेंटेंस दे दें। नहीं, डेथ सेंटेंस इंडिया में सिर्फ तब और सिर्फ तब दी जा सकती है जब कोई बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, रेयर केस तो अपने आप में ही कुछ शायद हजारों में एक, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर इज कि कुछ ऐसा एक्सट्रीम हुआ, जैसे निर्भया केस था। निर्भया केस वाज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, द वे दैट गर्ल वाज ब्रूटली रेप्ड, द वे शी डाइड। ठीक है, तो यहाँ पर शी वाज थ्रोन ऑन द रोड। तो ये एक ऐसा ऑफेंस था जिसके बारे में वो सुन के ही द एंटायर नेशन वाज इम्पैक्टेड। तो ये होता है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। तो उन्होंने बोला कोर्ट में, कोर्ट ने बच्चन सिंह केस में ये बोला कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस दिया जा सकता है, और इसके लिए हमें काफी सारे फैक्टर्स और सर्कमस्टांसेस को देखना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली लाइफ सेंटेंस इज द रूल और डेथ सेंटेंस एक एक्सेप्शन है, कभी कभी ही
दे सकते हैं। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि डेथ सिर्फ तब दी जा सकती है जब पूरी सोसाइटी का कलेक्टिव कॉन्शियंस हिल जाए, मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी हिल जाए कि यार ये क्या हो गया, हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं। तो जैसे निर्भया का केस अगेन, ठीक है, तो निर्भया रेप केस में भी अगेन यही बात हुई थी, द एंटायर सोसाइटी वो शोक। तो मच्छी सिंह के केस में भी कोर्ट ने ये बोला कि डेथ सेंटेंस सिर्फ तब दी जा सकती है जब एक्सट्रीमली हम इम्पैक्ट हो गए हैं किसी भी एक ऐसे ऑफेंस से। ऑलराइट, अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए, ये फैक्टर्स समझने जरूरी हैं, बिकॉज इन्हीं फैक्टर्स के बेसिस पर कोर्ट ने हमें ये बोला कि जो हमारा करंट केस है, संजय रॉय केस है, उसमें संजय रॉय को क्यों लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और क्यों यहाँ पर डेथ पेनल्टी नहीं दी गई। तो कुछ होते हैं एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस और कुछ होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस। एग्रेवेटिंग मतलब आप एग्रेवेट कर रहे हो, किसी चीज को बढ़ावा दे रहे हो, राइट। तो जब कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो किसी के डेथ सेंटेंस के फेवर में होते हैं, कि अगर उसने ये चीज की है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने प्री प्लान मर्डर किया है, मतलब उसे पहले से पता था कि मेरे को इस इंसान को मारना है, किस तरीके से मारना है, उसने पूरा पहले स्ट्रैटेजाइज कर रखा था, मतलब उसका पूरा मकसद था उस इंसान को मारने का, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज है और ये डेथ पेनल्टी के फेवर में जा सकता है। डिग्री ऑफ ब्रूटैलिटी, किस तरीके से मारा, ठीक है, क्या यहाँ पर उससे पहले किस तरीके से उसे चोट पहुंचाई, ठीक है, पूरी प्लानिंग में आपके साथ क्या क्या आपने किया, तो यहाँ पे कितना वो ब्रूटल ऑफेंस था। फॉर एग्जाम्पल अगेन निर्भया केस, तो निर्भया केस में इट वाज ब्रूटल, ठीक है। फर्दर क्या यहाँ पे एक्सेप्शनल था कुछ इस केस में, कुछ बहुत ही अलग तरीके से आपने कोई वो ऑफेंस को या उस क्राइम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए डिड यू डू इट वेरी एक्सेप्शनली। एंड लास्ट कि अगर आपने पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर का मर्डर किया है जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे, तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी लॉ में नहीं दिए हैं, टाइम आफ्टर टाइम कोर्ट्स ने इन प्रिंसिपल्स को डेवलप किया है। तो एग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस जो एग्रावेट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं इस चीज को कि डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए, और मिटिगेटिंग मतलब ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसे फैक्टर्स जो डेथ सेंटेंस से अगेंस्ट है, मतलब डेथ सेंटेंस को थोड़ा सा कम करने के चांसेस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ द अक्यूज, कितने साल का है, उस वक्त पे क्या स्टेट ऑफ माइंड था, मतलब क्या उसके मन में चल रहा था, क्या उसके इमोशंस थे, क्या उसका मोटिव था या नहीं था, ठीक है, क्या वो अगर मैंने इसे छोड़ दिया या कम सजा दी तो उसके बाद भी क्या ये सोसाइटी के लिए थ्रेट रहेगा। मतलब कुछ लोग होते हैं जिसका समझ आता है द पर्सन इज नॉट अपोलोजेटिक कि उसने ये ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तो यहाँ पर वो माफी भी नहीं मांग रहा और वो अब भी सोसाइटी के लिए थ्रेट रहेगा, तो हम उसे एग्रावेटिंग में डाल सकते हैं। पर अगर वो इंसान तैयार है सुधरने के लिए, ठीक है, अगर मैंने वापस उसे सोसाइटी में वो गया है इंसान, तो क्या वो सुधरने के लिए रेडी है, क्या वो वापस से सोसाइटी का पार्ट बन सकता है, ये सारे फैक्टर्स, क्या प्रोबेबिलिटी है उसके रिफॉर्म होने की। एंड अल्टीमेटली अगर अक्यूज एक्ट कर रहा था किसी और के डायरेक्शंस पे, मतलब उसका खुद का मकसद नहीं था, उसे बस किसी ने सुपारी दे दी, ठीक है, किसी ने उसे पैसे दे दिए एंड उस पैसे के लिए उसने मार दिया, तो यहाँ पे मर्डर तो उसने किया बट उसका कोई मोटिव तो नहीं था, मकसद तो नहीं था, तो उसे डेथ पेनल्टी देना कोर्ट्स के अकॉर्डिंग शायद सही नहीं होता। तो अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें, यहां पर एग्रावेटिंग फैक्टर्स एज सच नहीं थे, क्योंकि ये एक प्री प्लान मर्डर तो नहीं था। अगर हम कोर्ट के फैक्ट्स को कंसिडर करें तो इस केस में द अक्यूज्ड एंटर्ड अ रूम एंड वहां पर ही फाउंड अ गर्ल एंड ड्यू टू लस्ट ही रेप्ड एंड मर्डर्ड। तो कोर्ट का ये मानना था कि कोई प्री प्लान सिचुएशन नहीं थी जिसकी वजह से डेथ सेंटेंस में मैं एग्रावेटिंग फैक्टर को कंसिडर नहीं कर सकती। पर अगर हम मिटिगेटिंग के एस्पेक्ट में बात करें तो द पर्सन इज ओनली 35 ईयर्स ऑफ एज, और संजय रॉय टाइम आफ्टर टाइम बार बार यही पॉइंट बोल रहे थे कि मुझसे जबरदस्ती साइन करवाया गया, मैंने एक्चुअली ऑफेंस नहीं किया। तो यहाँ पे इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कोर्ट ने ये बोला कि डेथ सेंटेंस देना यहाँ पर सही नहीं होगा। हमें एक्चुअली अपनी सोसाइटी को आई फॉर एन आई मतलब अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा है तो आप भी सामने वाले को थप्पड़ मारो, आंख के बदले आंख। तो हमें इस जो सोच है उससे थोड़ा आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि अगर किसी से ऑफेंस हो गया है उसे सजा दे एंड अल्टीमेटली उसे रिफॉर्म करके उसे सुधार के वापस से सोसाइटी का मेंबर बनाए। इसलिए इस रीजनिंग के साथ उन्होंने दी उस इंसान को सजा ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट,
एंड डेथ सेंटेंस नहीं दिया। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 1 लाख का फाइन भी इम्पोज किया गया कि उसे फाइन पे करना पड़ेगा जो जाएगा विक्टिम की फैमिली को। ठीक है, मूविंग ऑन। एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक, बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट एंड येट अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि किसी भी इंसान का हक नहीं है कि वो डीएनए टेस्ट किसी के भी अगेंस्ट करवा ले। मतलब अगर किसी इंसान को ये बोला गया कि आपको डीएनए टेस्ट करवाना है तो वहां पर वो इंसान मना कर सकता है कि मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा। दूसरी चीज, पैटर्निटी और लेजिटिमेसी में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पैटर्निटी वर्सेस लेजिटिमेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। पैटर्निटी होता है कि एक पर्सन के फादर कौन है, और लेजिटिमेसी होता है कि क्या वो जायज है या नाजायज है। ठीक है, तो दो फैक्टर्स है, पैटर्निटी है कि कौन उसके एक्चुअल फादर है, और लेजिटिमेसी है कि क्या वो जायज है या नहीं है। ठीक है, तो यहां पर मुद्दा क्या आया कि केरला हाई कोर्ट के सामने एक केस गया, और उस केस के तहत एक बच्चे ने एक मैन से मेंटेनेंस मांगी, ये कहते हुए कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर है। बायोलॉजिकल फादर मतलब ये मतलब मैं इन्हीं का ही लेजिटिमेट सन हूं। पर यहाँ पर उस पर्सन ने बोला कि नहीं, इसके फादर तो कोई और है। तो यहाँ पर पूरा मुद्दा उठा जब, तो ये समझ आया कि वो जो चाइल्ड है उसकी मदर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, शी वॉज इन अडल्ट्री विद समवन। ठीक है, तो अब ये बच्चा इससे मेंटेनेंस मांगने गया। तो यहां पर इस इंसान ने ये बोला कि नहीं नहीं, जो यहां पर हस्बैंड था यही यहां पर फादर रहना चाहिए, ये तो गलत है। तो कोर्ट ने ये बोला, केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था ना, इसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। अगर डीएनए टेस्ट हो जाएगा ना तो पता चल जाएगा कि कौन एक्चुअल फादर है, और फाइनली उसे मेंटेनेंस, बच्चे को मेंटेनेंस मिल जाएगी और रिकॉर्ड में भी वही नाम रह जाएगा। पर यहाँ पर दिक्कत ये आई कि एक बच्चे का तो हक है डेफिनेटली ये जानने का कि उसके बायोलॉजिकल फादर कौन है, बट इस इंसान के, जो पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, जिसके अगेंस्ट डीएनए टेस्ट को अनाउंस किया गया, ठीक है, तो यहां पर क्या उसका हक नहीं है प्रिवेसी का? अगर डीएनए टेस्ट फुलफिल हो जाता तो यहाँ पर उस इंसान की जो लाइफ है, जो सोसाइटी में इमेज है, वो भी तो इम्पैक्ट करेगी। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने ये चीज इवेल्युएट नहीं की, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की कि बच्चे का हक है, हम बच्चे का इंटरेस्ट डेफिनेटली देखेंगे ये जानने का कि उसके बायोलॉजिकल फादर कौन है। पर अगर उसका हक है तो इंसान का भी तो हक है कि उसकी प्रिवेसी, उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे, आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठा जिसके बारे में हमने कभी बात नहीं की, आपने कभी नहीं देखा होगा, बट सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो अब सेक्शन 112 116 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन गया है, ये क्या बोलता है? ये सेक्शन बात करता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा बॉर्न हुआ है, अ चाइल्ड इज सेड टू बी लेजिटिमेट चाइल्ड, मतलब वो एक कपल की जायज औलाद माना जाएगा अगर वो बच्चा बॉर्न हुआ है जब शादी चल रही है, वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज मतलब कि ऐसा नहीं कि किसी भी एक इंसान ने दो शादी कर ली, जैसे हिंदूज में दो शादी करना अलाउड नहीं है, राइट? तो अगर किसी की ऑलरेडी शादी हुई है, दूसरी शादी होगी तो दूसरी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो अगर किसी ने भी वैलिड मैरिज की है और उस वैलिड मैरिज में से कोई भी एक बच्चा इज बॉर्न, ठीक है, या तो ये, या फिर शादी के खत्म होने के 280 दिन के अंदर अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न, या तो शादी चल रही है, पर अगर मान लो डाइवोर्स हो गया या फिर द हस्बैंड डाइज, किसी भी ऐसी सिचुएशन में 280 दिन के अंदर एक बच्चा पैदा होता है तो उसे उसी कपल की, हस्बैंड एंड वाइफ की जायज औलाद माना जाएगा, लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। ठीक है, ये है मेरा सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पर यहां पर एक एक्सेप्शन भी दिया गया। एक्सेप्शन ये था, अनलेस इट कैन बी प्रूव्ड कि जो पार्टीज टू द मैरिज है, मतलब वो जो कपल है, जो हस्बैंड और वाइफ है, उनका कोई भी एक्सेस नहीं था टू ईच अदर, मतलब उनमें सेक्सुअल रिलेशंस यहां पर इस्टेब्लिश
हो ही नहीं सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, द मदर इज इन बैंगलोर, द हस्बैंड सॉरी द मदर और द वाइफ इज इन बैंगलोर एंड द हस्बैंड इज इन लंदन, ठीक है, एंड उस दौरान उसके 280 डेज में अ चाइल्ड इज बॉर्न, तो इट इज ऑब्वियस ना दैट द हस्बैंड इज नॉट द फादर। तो ओनली इफ नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज प्रूव्ड तभी ये माना जाएगा कि वो बच्चा इलेजिटिमेट चाइल्ड है, अदरवाइज वो उस कपल का लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, ठीक है। और इसे बोला जाता है कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि जब कोर्ट हर सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, चाहे इसके अगेंस्ट प्रूफ भी आ जाए, तब भी कोर्ट यही मानेगी कि जो यहां पर इस सिचुएशन से इस्टेब्लिश हुआ है ये सच है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? नॉन एक्सेस ऑफ कपल टू ईच अदर, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसका हमारे इस केस से क्या लेना देना? केस से ये लेना देना है कि जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो एक बॉयफ्रेंड था, इस बॉयफ्रेंड ने ये बोला कि सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग भी तो ठीक है, इवन इफ आई एम द बायोलॉजिकल फादर, लॉ के अकॉर्डिंग तो जब तक मदर और हस्बैंड का सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग अ चाइल्ड इज बॉर्न, जब उनकी मैरिज चल रही थी, और इस केस में एक्चुअली द चाइल्ड वाज बॉर्न जब मैरिज चल रही थी, उनका डाइवोर्स हुआ था 2003 में एंड द चाइल्ड वाज बॉर्न इन 2001, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग भी तो ये हस्बैंड को ही फादर माना जाना चाहिए। क्यों मेरा डीएनए टेस्ट आप करवा रहे हैं, या क्यों आप मुझसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं? कानून के अकॉर्डिंग भी द हस्बैंड वुड बी द फादर, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पर कोर्ट ने क्या क्या पॉइंट्स रखे? कोर्ट ने अल्टीमेटली ये बोला कि डीएनए टेस्ट के लिए कोई भी लीगल राइट नहीं है टू प्रूव पैटर्निटी। उस पर्सन का की मर्जी है कि क्या वो यहाँ पर डीएनए टेस्ट करवाना चाहता है या नहीं चाहता है, ठीक है। इट कैन बी रिफ्यूज्ड बाय अ पर्सन, क्योंकि यहाँ पर उसका इंफ्रिंजमेंट ऑफ प्रिवेसी हो रहा है और उसकी रेप्यूटेशन और स्टैंडिंग को इम्पैक्ट कर सकता है। एंड फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इवन इफ आउट ऑफ वाइफ्स अडल्ट्री, वाइफ्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जो उस वाइफ का हस्बैंड है वही चाइल्ड के फादर माने जाएंगे। और ये कौन से सेक्शन के तहत है? सेक्शन 112 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत है। तो यहां पर यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जिसमें कंट्रोवर्सी ये आई कि द हस्बैंड, उस हस्बैंड बेचारे की क्या गलती है? मतलब यहां पर इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एंड अ चाइल्ड इज बॉर्न आउट ऑफ दैट रिलेशन, स्टिल हस्बैंड पे ही यहां पर ऑब्लिगेशंस आ रही है। तो क्या इज इट फेयर ऑन द पार्ट ऑफ दैट मैन, ऑन द पार्ट ऑफ दैट हस्बैंड? कमेंट में बताना आपका क्या मानना है, क्या ये जो डिसीजन है ये फेयर है या नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 14 अमेंडमेंट्स को अप्रूव किया है वक्फ बिल 2024 में। तो वक्फ बिल, वक्फ क्या होता है पहले तो ये समझते हैं, फिर समझते हैं वक्फ बिल क्या है। वक्फ कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मुस्लिम्स डोनेट करते हैं किसी भी रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी है वो डोनेट की जा रही है और उसका यूज क्या होगा? कोई भी पायस, चैरिटेबल, रिलीजियस पर्पस, अल्टीमेटली जिसका मकसद क्या है? लोगों का भला करना, दैट इज वक्फ, ठीक है। अब ये वक्फ या तो अभी तक या तो कोई भी एक डॉक्यूमेंटेशन से हो सकता था, या अगर कोई इंसान सिर्फ बोलता भी था, मतलब ओरली भी डिक्लेयर करता था कि मैं ये प्रॉपर्टी वक्फ के लिए देना चाहता हूं, तो वो भी यहाँ पर मान लिया जाता था कि प्रॉपर्टी अब किसकी हो गई है? वक्फ की हो गई है। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी एक बार वक्फ में दे दी तो वो वापस नहीं मिल सकती है। वंस डिक्लेयर्ड वक्फ इट बिकम्स इरिवर्सिबल। एक बार अगर लेट्स से पर्सन ए ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी, ठीक है, तो वो वापस किसी भी सिचुएशन में नहीं ले सकता है। वो ये नहीं बोल सकता कि अरे मैं तो गलती से बोल गया, मैं तो मजाक में बोला था, नहीं। वंस डिक्लेयर्ड इरिवर्सिबल हो जाता है, ठीक है। जो पर्सन डोनेट करता है वो हो गया वाकिफ, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया तो ए हो गया वाकिफ। मुतावली कौन होता है? मुतावली इज द पर्सन जो उस पूरी प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, जो वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजर है वो है मुतावली, ठीक है। अब यहां पर फॉर अ लॉन्ग टाइम इसके लिए कोई भी कानून नहीं था, बट 1995 में वक्फ एक्ट आया जिसके थ्रू जो सरकार है उसने एक स्टेप लिया कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं किस तरीके से उन्हें कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से उन्हें मैनेज किया जाए, उस सब के लिए कानून बनाए, ठीक है। कि अगर कोई भी कंट्रोवर्सी आएगी उस सबको कौन संभालेगा, तो हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाए गए।
राइट। अब हर स्टेट के वक्फ बोर्ड हुए, एट द सेम टाइम सेंट्रल लेवल पे भी वक्फ बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाया गया जो सारे स्टेट बोर्ड्स को संभालता है। पर यहाँ पर काफी टाइम से आपने भी शायद न्यूज में सुना होगा, टाइम आफ्टर टाइम वक्फ प्रॉपर्टीज को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सी होने लगी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो किसी भी प्रॉपर्टी को सडनली क्लेम कर लेते थे, दिस इज वक्फ प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी काफी टाइम तक यूज हो रही है किसी भी रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है, किसी भी ऐसे पायस पर्पस के लिए, तो बाय यूज ऑल्सो वो ये बोल देते थे कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो वक्फ की है। तो यहाँ पर और वो मुद्दा कोर्ट में नहीं जा सकता, राइट। वो डिसीजन कि वो प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, वो मुद्दा भी वो डिसीजन भी कौन लेगा, वक्फ बोर्ड ही लेगा। तो इन सारी कंट्रोवर्सीज के चलते 2024 के मॉनसून सेशन में ऑन August 8 यहाँ पर एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया मॉनसून सेशन में। मॉनसून सेशन में बिल इंट्रोड्यूस हुआ, कहां, लोकसभा में। पर काफी सारी यहाँ पर बहसबाजी छिड़ गई, बहुत डिबेट्स होने लग गए कि दिस इज अगेंस्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम्स, दिस इज नॉट राइट। एंड उन डिबेट्स को सेटल करने के लिए एक्चुअली उस बिल में क्या क्या प्रोविजंस है उनको स्टडी करने के लिए उसे दिया गया जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 30 मेंबर्स थे ऑलमोस्ट, जिनके हेड थे जगदम्बिका पाल। ठीक है, एंड उन्होंने 44 जो अमेंडमेंट्स है उनको स्क्रूटनाइज किया, क्लॉज बाय क्लॉज स्टडी किया। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर 35 से ज्यादा मीटिंग्स हुई। उन्होंने काफी सारी स्टेट्स में ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मिले, एक्टर्स से मिले, कॉमन मैन से मिले, ठीक है, बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर से मिले। एंड अल्टीमेटली उन्होंने 14 अमेंडमेंट्स 27 जनवरी को पास कर दी। अब इन 14 अमेंडमेंट्स की जो रिपोर्ट है वो स्पीकर को सबमिट की है, ताकि आगे यहाँ पर उन्हें प्रॉपरली बिल के साथ इंक्लूड करके उसके साथ अनेक्स करके और फिर उस पर वोटिंग की जाए एंड लोकसभा से उसे पास करवाया जाए। ठीक है, तो द रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड टू लोकसभा स्पीकर। अब यहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट्स उन्होंने प्रपोज किए हैं, कौन से 14 अमेंडमेंट्स दिए हैं यहाँ पर, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नॉट इंपॉर्टेंट बट सम ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्यूट कौन डिसाइड करता है, तो सरकार के अकॉर्डिंग, मतलब जो हमारा 2024 में बिल आया था अगस्त में, उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये डिसीजन जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। बट जेपीसी ने ये माना कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को रहने देते हैं, यहाँ पर हम पावर देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि आप एक अथॉरिटी ऐसी अपॉइंट करो जो ये सारे डिसीजंस लेंगे। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन डेडलाइंस है, मतलब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये मानना था कि जिस दिन भी ये बिल पास हो जाएगा ना, जिस दिन भी ये कानून लागू हो जाएगा, 6 महीने के अंदर सबको अपनी प्रॉपर्टीज को वक्फ की तरह रजिस्टर करवाना पड़ेगा। बट यहाँ पर कमेटी ने यह माना कि 6 महीने का टाइम हर किसी के लिए सही नहीं हो सकता। केस हम 6 महीने की लिमिट डेफिनेटली रखेंगे, बट उन्होंने ये बोला कि केस टू केस हम इस चीज को रिकंसिडर भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बोला जाएगा कि 6 महीने में अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर नहीं करवा पाया तो अब आपकी प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी नहीं रही। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस जो लिमिट है इसको इन्होंने ईज डाउन किया। देन लिमिटेशन एक्ट लगेगा यहाँ पे वक्फ रिलेटेड केसेस में। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट बेसिकली एक टाइम लिमिट सेट करता है कि कितने वक्त में, कितने टाइम में किसी भी एक केस को कोर्ट ले जाया जा सकता है। ठीक है, तो वक्फ रिलेटेड केसेस के लिए भी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सडनली वक्फ बोर्ड ऐसे बोलता था कि दिस प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड बहुत टाइम से वक्फ की तरह, तो ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो यहां पर कोई भी ऐसा डिस्प्यूट है तो लिमिटेशन एक्ट एक टाइम लिमिट सेट करता है। तो ये चीज अब वक्फ रिलेटेड केसेस पर भी अप्लाई की जानी चाहिए। ऐसे ही कितने भी साल के बाद कोई एक इंसान आके नहीं बोल सकता है। डिस्प्यूट को कोर्ट तक ले जाने का, अथॉरिटी तक ले जाने का एक प्रॉपर प्रिस्क्राइब्ड टाइम होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वक्फ एक्ट का नाम भी यहां पर चेंज करने की बात की गई। यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1995, ये नाम यहां पर नया प्रिस्क्राइब किया गया। एंड जेपीसी ने भी यहां पर ये माना कि हाँ, नाम हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ नहीं होगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन क्या होता है, मतलब अगर मान लो 1 जुलाई को कोई भी कानून आ रहा है तो उससे पहले क्या ये कानून लगेगा, नहीं,
ये कानून को एक्चुअली लगना चाहिए फ्यूचर में, पास्ट में नहीं। तो अगर कोई भी कानून पास्ट में लग रहा है तो वो होता है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हम जो वक्फ बिल में जो भी चेंजेस आएंगे, जो अमेंडमेंट्स आएंगे, उसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं लगना चाहिए। मतलब आने वाले वक्त पे, आने वाली प्रॉपर्टीज पर हम डेफिनेटली इस कानून के प्रोविजंस को लगा सकते हैं, पर इससे पहले नहीं। ओके। और पर यहां पर एक कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने बोला अगर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तभी। पर यहां पे मुद्दा ये हुआ कि 90% ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड नहीं है, तो किस तरीके से एप्लीकेशन होगा, ये थोड़ा सा डगमगाने वाला मामला है। उसके बाद ये लिमिट इंपोज कर दी गई कि कितना यहाँ पर अमाउंट कंट्रीब्यूट किया जा सकता है एक पर्सन के द्वारा वक्फ के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक लिमिट बता दे कि सिर्फ इतनी लिमिट तक ही वक्फ को आप अमाउंट दे सकते हैं या उतने वैल्यू तक की ही प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ताकि यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम क्योस ना हो। देन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑडिट करवा सकती है वक्फ प्रॉपर्टी का किसी भी वक्त पर, ठीक है, चाहे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग से या किसी भी ऐसे ऑथराइज्ड पर्सन से ऑडिट करवाया जा सकता है उसके अकाउंट्स का। एंड देन अल्टीमेटली अभी तक कोई अपील अलाउड नहीं थी, कह दिया तो कह दिया वाला सिचुएशन था, वक्फ बोर्ड ने जो डिसीजन लिया वो मानना होता था। बट अब जो भी डिसीजन लेगा ट्राइब्यूनल कि क्या ये प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं, कोई पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में उसके लिए अपील की जा सकती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन था जो जेपीसी ने अप्रूव किया। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे जो जेपीसी ने यहाँ रेकमेंड किए हैं। लेट्स सी क्या इन्हें बिल में एक्चुअली इंक्लूड किया जाएगा, क्या लोकसभा यहाँ पर इन डिसीजंस को पास करेगी। अब आते हैं एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पर। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, ये समझने से पहले ये समझते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की भोपाल में जो प्रॉपर्टी है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर दे दिया गया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एनिमी प्रॉपर्टी है और अब इस पे सरकार का हक है। ठीक है, तो यहाँ पर एनिमी प्रॉपर्टी क्या है पहले तो ये समझेंगे, और क्यों सैफ अली खान की प्रॉपर्टी इस मुद्दे में आई फिर वो समझेंगे। तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है, 1968 में जब हमारे 1962-1965 का वॉर हो गया, उसके बाद 1968 में सरकार एक कानून लेकर आई, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ 1968। इस एक्ट का मकसद क्या था कि अगर कोई भी पर्सन 1968 से पहले या बाद में अगर किसी भी एनिमी कंट्री में चला गया है, एनिमी कंट्री एज इन पाकिस्तान या चाइना चला गया है, तो वहां पर उसकी प्रॉपर्टी को हम एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, अब कोई भी प्रॉपर्टी, इट कैन बी मूवेबल, इमूवेबल, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो या तो ऐसा पर्सन ओन करता था या मैनेज करता था, एनिमी सब्जेक्ट्स या एनिमी फर्म्स, ठीक है, जो या तो पाकिस्तान चले गए हैं या चाइना चले गए हैं आफ्टर पार्टीशन, ठीक है, एंड आफ्टर वॉर्स एज वेल, जब ये कानून लागू हुआ उससे बाद में या फिर पार्टीशन के बाद में, तो ऐसा कुछ भी ऐसा हुआ है तो उसे एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब एनिमी सब्जेक्ट और एनिमी फर्म एज इन कोई भी ऐसी कंपनी है, उस कंपनी के शेयर्स हैं, और एनिमी सब्जेक्ट एज इन कोई भी इंडिविजुअल, उन्हें यहाँ पर उनमें कौन कौन इंक्लूड किया, लीगल एयर, मतलब अगर वो प्रॉपर्टी, वो अमाउंट या फिर कोई भी ऐसा एसेट है जो किसी भी इंसान के पास जाना था, ठीक है, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा, उसका सक्सेसर भी इंक्लूड होगा। अब ये जरूरी नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि अब ये प्रॉपर्टी किसके नाम पर आ रही है, क्या वो इंडिया का सिटीजन है, क्या वो ऐसी कंट्री का सिटीजन है जो इंडिया की एनिमी नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वंस एंड प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड टू बी एनिमी प्रॉपर्टी, तो यहां पर अब उस प्रॉपर्टी पे किसका हक है, किसका हक नहीं है, वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग फर्क नहीं पड़ता है। यही यहां पर है एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का मुद्दा। एनिमी प्रॉपर्टी में मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को इंक्लूड किया गया। ठीक है,
और यहां पर कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया, सीईपीआई, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये एक अथॉरिटी है। इसी अथॉरिटी के पास हक है कि वो ये सारी प्रॉपर्टीज को संभाले। ठीक है, यही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर प्रॉपर प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाते हैं। वैल्यूएशन करवा के कैसे यहाँ पर ऑक्शन होना है, ये सारी चीजें कौन देखता है? सीईपीआई देखता है। ठीक है, अब 2017 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज लाया गया कि इस प्रॉपर्टी को इनहेरिट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी को एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया तो अब वो आगे पुश्तैनी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। मतलब इफ द पर्सन डाइज, जिसकी वो प्रॉपर्टी थी, तो आगे वो उनकी जनरेशंस को पास ऑन नहीं हो सकती है। वंस एन एनिमी प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड, ना तो वो इनहेरिट हो सकती है और ना ही यहां पर उसे ट्रांसफर किया जा सकता है। कोई सेल, गिफ्ट, उसे मॉर्टगेज करना, मॉर्टगेज आज इन उसे गिरवी रखना, लोन लेने के लिए, कुछ भी ऐसा यहाँ पर नहीं किया जा सकता है। सिविल कोर्ट्स भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार ने बोल दिया ये एनिमी प्रॉपर्टी है तो उसमें सिविल कोर्ट्स का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं होगा। और जस्ट बिकॉज एक पर्सन की डेथ हो गई है, कंपनी खत्म हो गई है, बिजनेस बंद हो गया है, या वो पर्सन ने अपनी नेशनैलिटी चेंज कर ली है, अब वो किसी और कंट्री में चला गया है, इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एनिमी प्रॉपर्टी होना नहीं बंद करता है। वो वंस डिक्लेयर्ड, इट इज एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एनिमी प्रॉपर्टी क्या है ये तो समझ लिया, पर सैफ अली खान की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर हुई? उसके लिए सैफ अली खान का ब्रीफली फैमिली चार्ट देखते हैं। हमें करंट फैमिली चार्ट तो पता है कि सैफ अली खान वाइफ कौन है, ठीक है, उसके बाद उनकी मदर कौन है, तैमूर अंजे को तो हम सब जानते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। पर आज हम समझते हैं कि इनके एंसेस्टर्स कौन है, राइट? तो नवाब हमीदुल्ला खान वाज, इनके पास था प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल। ठीक है, एंड इनकी दो बेटियां थी, अबीदा सुल्तान एंड सजीदा सुल्तान। अबीदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। आफ्टर पार्टीशन 1950 में ये पाकिस्तान चली गई थी। ठीक है, बट सजीदा सुल्तान शी वाज इन इंडिया ओनली। अब ये थी बड़ी बेटी और ये थी छोटी बेटी, ये इंडिया में ही रही। इनकी शादी हुई नवाब इफ्तार अली खान पटौदी से। अब इन्होंने, इनके लिए एक स्पेशल पॉइंट ये है कि इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से भी क्रिकेट मैच खेला हुआ है, इंडिया की तरफ से भी क्रिकेट मैच खेला हुआ है, राइट? इनके बेटे हैं मंसूर अली खान, जिनको हम आजकल जानते हैं टाइगर पटौदी के नाम से, जिनकी वाइफ है शर्मिला टेगोर। ठीक है, यहाँ पर टाइगर के बेटे हैं सैफ अली खान। तो एक तरीके से सैफ अली खान की दादी चली गई थी पाकिस्तान में। ठीक है, जिसकी वजह से इस इनकी जो भोपाल की ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसे डिक्लेयर कर दिया गया एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, शी मूव टू पाकिस्तान इन 1950। 2014 में इस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया गया था और तब इन्होंने चैलेंज किया था कोर्ट में कि यार शी मूव्ड इन 1950 बट सजीदा सुल्तान वाज इन इंडिया ओनली, ये एक्चुअली इसकी देखरेख कर रही थी। एंड अब आज सैफ अली खान जिंदा है, इनके पास सारी इस प्रॉपर्टी का हक आता है जो 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर ही इज स्टिल एन इंडियन, तो इस प्रॉपर्टी को आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो अब ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं रही। बट 2017 में एक ऑर्डिनेंस इशू किया सरकार ने और उन्होंने ये बोला कि नहीं, कोई यहाँ पर राइट्स नहीं होंगे एयर्स के, मतलब इनहेरिटेड नहीं किया जा सकता है, आगे किसी भी वारिस के यहाँ पर हक नहीं होंगे एनिमी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब 2017 के बाद ये मामला पहुंचा था हाई कोर्ट कि क्या यहाँ पर होना चाहिए, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सीईपीआई के पास इसका हक होना चाहिए या फिर ये हक वापस उस पर्सन को दे देना चाहिए जिसकी ये प्रॉपर्टी है। क्योंकि सैफ अली खान की बात यहाँ करें तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 15,000 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टीज हैं, बट अगर मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूं तो मोर देन 9,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ से ज्यादा ऐसा अमाउंट है जो एनिमी प्रॉपर्टी है। और ऑक्शन से जो भी इसका पैसा आता है ये सारा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब सरकार के फंड में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक ये मामला हाई कोर्ट में डिसाइड किया जा सकता था, पर रिसेंटली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई अथॉरिटी बनाई है, एपेलेट अथॉरिटी बनाई है, जो ये सारे मामलों को देखेगा।
अब इसी के चलते, क्योंकि अब एपेलेट अथॉरिटी बन गई है, तो एमपी हाई कोर्ट ने, क्योंकि प्रॉपर्टी भोपाल में है तो एमपी के हाई कोर्ट में यहाँ पर मामला चल रहा था, एमपी हाई कोर्ट ने सैफ अली खान को ये बोला कि अब हाई कोर्ट में इसका डिसीजन नहीं लिया जाएगा, आप 30 दिन के अंदर यहाँ पर एपेलेट अथॉरिटी के सामने इस मामले को लेकर जाइए। बट यहाँ पर वो डिसीजन, मतलब वो उन्होंने फाइल किया या नहीं किया, दैट वाज नॉट येट क्लियर, बिकॉज इसी जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक के आसपास ही उन पे अटैक हो गया था। तो यहाँ पर वो मामला पहुंचा है एपेलेट अथॉरिटी में या नहीं, दैट इज येट नॉट क्लियर। बट आई गेस हमारा लीगल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्यों सैफ अली खान की प्रॉपर्टी आई, क्योंकि उनकी जो दादी की बहन है वो चली गई थी, जिनके पास एक्चुअल राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी थे, वो चली गई थी पाकिस्तान इन 1950। ठीक है, moving on, last and very important point, Uttarakhand has become the first state in this country जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब ये एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि स्टेट को डायरेक्शन है कि सिटीजन्स के भले के लिए आपको उन्हें ये चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, अब ये काम क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कुछ ऐसे लीगल प्रोविजंस हैं, ठीक है, जो सिटीजन्स को प्रोवाइडेड होते हैं, एंड वो किस कम्युनिटी से हैं, किस रिलीजन से हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी यहाँ पर कम्युनिटी हो, कोई भी कास्ट हो, हर किसी के लिए यही सेम सेट ऑफ लॉज लगेंगे फॉर मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन। अभी तक अगर मैं अक्रॉस इंडिया की बात करूं तो वहां क्या होता है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, हिंदू अडॉप्शन एक्ट अलग है। तो हिंदूज में अगर मैरिज, अडॉप्शन कुछ भी ऐसा हो रहा है तो इन लॉ से गवर्न होता है। मुस्लिम्स के लिए इट इज डिफरेंट, क्रिश्चियंस के लिए इट इज डिफरेंट। अगर इंटर रिलीजन हो रही है तो वहां पर कानून अलग है। तो यहाँ पर पर्सनल लॉज अलग होने की वजह से काफी बार दिक्कत आती है, जिसके लिए उत्तराखंड सरकार ने ये बोला कि हम एक यूसीसी लागू करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, जिससे कोई इंसान किसी भी रिलीजन का है, अगर उसकी शादी हो रही है तो एक ही कानून लगेगा। यहाँ पर रिलीजन से, कास्ट से, कम्युनिटी से, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर इक्वालिटी भी प्रमोट होती है। तो ये लागू किया गया 27 जनवरी 2025 से। इसे लास्ट ईयर ही मार्च में इंट्रोड्यूस किया गया था, फेब में ऑलमोस्ट 8 मार्च के आसपास इसे पास करवा दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर से, और फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट ने इस पे साइन भी कर दिए। पर यहाँ पर एक ऐसे कानून को लागू कर देना उसी टाइम पर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो प्रॉपर ट्रेनिंग हुई ऑफिशियल्स की, ठीक है, लोगों को यहाँ पे अवेयर करवाया गया उन सारी चीजों के लिए, और अल्टीमेटली ऑन 27 जनवरी इस कानून को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस कानून के थ्रू हम लोगों को दे रहे हैं। तो अगर मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अगेन कोई हिंदू है, मुस्लिम है, इंटर रिलीजन है, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सबके लिए सेम एज कर दी गई, 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स फॉर विमेन। अगर एटलीस्ट इतनी यहाँ पर मिनिमम एज होनी चाहिए। मतलब अभी तक क्या था, फॉर मुस्लिम्स जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज होती थी वो होती थी 15 ईयर्स, दैट इज एज ऑफ प्यूबर्टी। फॉर हिंदूज इट वाज डिफरेंट, 18 और 21। अब कोई भी रिलीजन के हैं, मिनिमम एज ऑफ मैरिज होगा 21 ईयर्स फॉर मेन एंड 18 ईयर्स फॉर विमेन। और अभी तक रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं था, पर अब ये कह दिया गया कि शादी के 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, मूविंग ऑन, ये काफी ही इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्रैक्टिसेस को बिल्कुल बैन कर दिया गया। बाइगमी मतलब कि 2 शादी नहीं हो सकती। ठीक है, पॉलीगैमी मतलब कि जैसे मुस्लिम्स में होता है दैट प्रैक्टिस ऑफ हैविंग 4 वाइफ्स। ठीक है, तो इवन दैट इज नॉट अलाउड। आप किसी भी रिलीजन से हैं, कोई भी ऐसी प्रैक्टिस अलाउड नहीं होगी। मतलब कि एक से ज्यादा शादी यहाँ पर यूसीसी में अलाउड नहीं है। टू हैव 2 वाइफ्स, टू हैव मल्टीपल वाइफ्स, एनी ऑफ दिस प्रैक्टिस इज नॉट अलाउड। निकाह हलाल, निकाह हलाल इस्लाम में एक प्रैक्टिस होती है जिसमें ये कहा जाता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस प्रैक्टिस को। लेट्स से ए और बी दोनों मुस्लिम्स हैं एंड दे गॉट मैरिड। ठीक है, A is the husband and B is the wife. पर
कुछ इश्यूज की वजह से ए एंड बी का यहाँ पर तलाक हो जाता है। ठीक है। अब अगर वो शादी वापस से करना चाहते हैं ना, तो वो तलाक के बाद खुद से डिसाइड नहीं कर सकते कि ठीक है वी कैन मैरी अगेन। नहीं, निकाह हलाला बेसिकली ये एक प्रैक्टिस है कि जो वाइफ है शी विल हैव टू मैरी सम अदर मैन, हैव सेक्सुअल इंटरकोर्स विद दैट मैन, और उसके बाद इस पर्सन से तलाक लेकर फिर वो वापस ए से शादी कर सकती है। तो यहाँ पे इसी प्रैक्टिस को बोला जाता है निकाह हलाला, कि टू रीमैरी यू विल हैव टू मैरी सम अदर मैन, हैव मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल्ड विद दैट मैन, तलाक लेके फिर आप वापस रीमैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डिग्निटी ऑफ द वुमेन, चॉइसेस ऑफ द वुमेन काफी इम्पैक्ट हो रहे थे। तो निकाह हलाला को भी प्रैक्टिस हैज बीन बैंड। इद्दत की प्रैक्टिस इज बैंड। इद्दत एक टाइम पीरियड होता है जिसके लिए एक मुस्लिम वुमेन को वेट करना पड़ता है आफ्टर द डेथ ऑफ द हस्बैंड या फिर आफ्टर तलाक, ताकि ये पता चल सके कि वेदर शी इज प्रेग्नेंट और नॉट। और पटर्निटी के जो एस्पेक्ट्स है एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो इद्दत का टाइम पीरियड फॉलो किया जाता है। ट्रिपल तलाक हमने सेशन के स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, तलाक को 3 बार प्रोनाउंस करना, इस प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। यूसीसी में भी इट इज एंटायरली बैंड, एंड चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो बैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है। हाउएवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मैं बात करूं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर यूसीसी लागू नहीं होता है। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इनके अपने ट्रेडिशंस, अपने कस्टम्स हैं, जिसकी वजह से एक एक्सक्लूजन है ऑफ यूसीसी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर यूसीसी अलाउ इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। मूविंग ऑन, इनहेरिटेंस के एस्पेक्ट में अगर बात की जाए तो बेटियों को भी यहाँ पर हक है प्रॉपर्टी पे, और इक्वल हक है लाइक सन्स। मतलब अब किसी भी प्रॉपर्टी पर बेटे और बेटी दोनों का हक होगा और वो भी इक्वल होगा। अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो डिफरेंट रेशियोज होते थे। हिंदू लॉ पहले अलाउ नहीं करता था, बट अब कुछ वक्त से अलाउ किया जा रहा है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बेटा हो या बेटी, सबको सामान्य हक है प्रॉपर्टी पे। ठीक है। जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उसको भी यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया। लिव इन रिलेशनशिप्स को सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकॉग्नाइज किया एंड यूसीसी में भी रिकॉग्नाइज किया। पर यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बोले कि कोई भी अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उन्हें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर रिलेशन खत्म हो रहा है तो वो भी आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगर बच्चा इज बॉर्न आउट ऑफ सच रिलेशन तो उसे लेजिटिमेट माना जाएगा, जायज माना जाएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रन दोनों को ही इक्वल राइट्स यहां पर दिए गए हैं ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। तो यहां पर अल्टीमेटली कोई डिविजन नहीं रहा बिटवीन सन्स एंड डॉटर्स, बिटवीन लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट। और जहां लिव इन रिलेशनशिप्स को रिकॉग्नाइज करते हुए चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की कोई गलती नहीं है, ये कहते हुए ये माना गया कि द चाइल्ड वुड बी कंसिडर्ड एज लेजिटिमेट। और अगर एक रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप है एंड वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो फीमेल है शी इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस ऑल्सो। वो यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी एंटाइटल्ड है, ये चीज भी यूसीसी में गिवन है। जो हमने रजिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट देखे, इस रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने प्रॉपर पोर्टल्स बनाए हैं। ठीक है। इन प्रॉपर पोर्टल्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। इन ऑलमोस्ट 22 लैंग्वेजेस ये पोर्टल अवेलेबल है। इट इज और ये सब रजिस्ट्रेशन के लिए सेम ही पोर्टल है। रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, रजिस्ट्रेशन ऑफ विल, जो भी एस्पेक्ट्स हैं जहां पर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वहां पर एक पोर्टल बनाया गया है सरकार की तरफ से, अवेलेबल इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, ताकि जो हमारा सिटीजन है, रेजिडेंट है, उसको यहाँ पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। तो उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट एंड इन्हीं स्टेप्स पे असम एंड गुजरात ने अब पैनल्स फॉर्म कर लिए हैं ये देखने के लिए कि उन्हें भी कहीं ना कहीं दिस स्टेप वाज अ लेजेंडरी स्टेप। इस स्टेप को लेने के लिए, इस चीज को स्टडी करने के लिए, हाउ दे विल इंप्लीमेंट इन द स्टेट, इस चीज को देखने के लिए दे हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। ठीक है। आई होप जनवरी का CLK इज क्लियर टू यू, यू एंजॉयड दिस सेशन। जो भी लीगल एस्पेक्ट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं,
ठीक है। जो सेक्शंस यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, जो कंट्रोवर्सीज थी, ऑल ऑफ दोज आर क्लियर टू यू। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई सी यू वेरी सून ऐसे ही एक और सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।